अब क्या पढ़ना है हमें? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसी होती है? देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज समथिंग लाइक दिस। हाउ डज माई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वर्क्स? माई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वर्क्स लाइक दिस। ऐसी होती। तो इन रियलिटी लाइट जो आती है वो कहाँ से आती है? इन रियलिटी लाइट जो हमारी आती है वो टॉप से एंटर करती है, इधर घुसती है और इधर की तरफ निकल जाती है। सो दी आइडिया है कि जब लाइट यहाँ से एंट्री करी और यहाँ घुसी और यहाँ की तरफ निकल गई, है ना, तो ये है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस है। सही बात है। ये हमारी क्या है? ये हमारी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस। कंसेप्ट क्लियर? सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, व्हेन वी आर डीलिंग विद द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसका मतलब क्या? ठीक है, तो हम इसका फ्रंट वर्जन बनाते हैं ये वाला। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ड्राइंग ओनली इट्स फ्रंट वर्जन ये वाला। ठीक है, तो हमने इसको जब बना दिया तो हमें क्या मिला? जब हमने इसको बना दिया तो हमें यहाँ से क्या मिला? हमें ऐसा मिला कि भाई वी हैव दिस एंड वी ऑल्सो हैव दिस। अब ये अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, और ये उसकी थिकनेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, और ये किसका मीडियम है? ये ग्लास का मीडियम है। और ऊपर कौन है? ऊपर हमारे पास एयर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन वी हैव एयर तो लाइट रेडिएशंस आई। अब लाइट रेडिएशन जब आई तो लाइट ऐसे आई, है ना, और जब हम इस पॉइंट पे गए तो इस पॉइंट पे क्या हो गया? इस पॉइंट पे आ गया नॉर्मल। दिस इज़ एन डैश। तो लाइट जब ऐसे आई तो दिस लाइट जानी थी सीधी, पर क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि एयर कैसा है? रेयरर है, और ग्लास कैसा है? डेंसर है। तो क्योंकि ग्लास इज डेंसर एंड एयर इज रेयरर, सो लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? रेयरर से डेंसर। सो लाइट जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब अंडरस्टैंड? अब जिस पॉइंट पे लाइट गिरी है, हमने कहा भाई हमने यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बना लिया। इस पॉइंट पे जब फिर से नॉर्मल बना लिया तो अब की बार लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, तो जानी तो चाहिए थी यहाँ, पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो अब आप ये देखो कि अगर हम लाइट का रास्ता देखें तो एक ये रास्ता है, 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 ऐसा। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज़ हैपनिंग? कि मैम हमारे पास ये एक थिकनेस। कंसेप्ट क्लियर है? तो आप ये चीज़ समझो कि जब हम ए बी सी डी की बात करते हैं तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि मैम हमारे पास व्हाट डू वी हैव? वी विल हैव ए बी सी एंड डी। आर यू अंडरस्टैंड? तो ए बी और सी डी अपने पास ये है। दिस इज़ माई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। गॉट द पॉइंट? जब ए बी सी डी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो हमने कहा कि मैम ये जो रे निकली ब्लू वाली, इसे बोलते हैं एमर्जेंट रे। व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। गॉट द पॉइंट? इफ दिस इज माई एमर्जेंट रे और ये क्या है? मेरी इंसिडेंट रे, और ये क्या है? हमारी refracted ray. Are we understanding? So this is my incident ray, this is my refracted ray, and this is my emergent. Got the point? Yes. So you understand that whenever we have this rectangular glass slab, so we have A, B, C, D, and this is my incident ray, this is my refracted ray, and this is my emergent ray. Got the point? आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे पास जब ए बी सी डी की ये है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, तो हमने ये देखा कि जो हमारी एमर्जेंट रे है इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये है। तो जो हमारे पास ये आया उसमें हुआ क्या कि एमर्जेंट रे आई ऐसे करके, और फिर यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बना दिया हमने नॉर्मल, और लाइट जो थी वो कहाँ चली गई? वो लाइट चली गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और जब लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल चली गई तो फिर से क्या हो गया? टूवर्ड्स दी नॉर्मल चली गई। यस और नो?
और यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना दिया और लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, तो लाइट को जाना चाहिए था यहाँ और लाइट चली गई इसके फाइनली पैरेलल। तो ये मेरी इमर्जेंट रे है ना। और आप देखो कि लाइट हैज़ टू गो स्ट्रेट, तो लाइट ऐसे गई, इधर मुड़ी, इधर बेंड हुई, लाइट इधर मुड़ी, इधर गई, इधर बेंड हुई, इधर गई, इधर बेंड हुई, इधर गई, ये सुनो, और ये सीधा चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि लाइट अगर सीधी चली गई ऐसे, है ना, विच मीन्स कि ये जो एक्चुअल इंसिडेंट रे है उसका एक्चुअल पाथ क्या था? जो इंसिडेंट रे थी उसका एक्चुअल पाथ ये था, और ये जो पाथ था तो ये अपने रास्ते से इधर भटक गई, तो अपने रास्ते से पैरेलली डिविएट हो गई। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज माई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Are we understanding? So what do you mean by lateral displacement? Lateral displacement is the displacement, तो ये जो डिस्टेंस है ये x है। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अगर आप देखो कि रियल में अगर हम देखें तो ये हमारी एक थिकनेस ये हो सकती है और एक ग्लास स्लैब की थिकनेस ये हो सकती है। तो थिकनेस जितनी बढ़ती जाएगी, लाइट विल हैव टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द हायर थिकनेस। यहाँ पे ऐसे लाइट जा रही तो इट विल हैव टू ट्रैवल इवन अ शॉर्टर डिस्टेंस, यस और नो? सो द आइडिया है कि मैम हो क्या रहा है कि जितनी ये ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ेगी उतना ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना देखो ग्लासेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कुछ ग्लास अपने इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नहीं होते जितने दूसरे ग्लासेस होते हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि थिकर द ग्लास स्लैब, थिकर द ग्लास स्लैब greater shall be the refractive index. Are we understanding? Yes. And what is second part? Greater shall be the refractive index, ठीक है। और second अपने पास क्या है? second ये है कि thicker the glass slab, greater shall be the refractive index. second हमारे पास ये है कि मैम greater the refractive index, greater the mu of the glass, greater shall be the refractive index. Are we understanding? So basically there are a lot of things. तो यहाँ पे refractive, the greater will be the lateral displacement. जितना refractive index ज़्यादा होगा, greater shall be the lateral displacement. Are we understanding? Yes, ma'am. So what do you think we'll have here? So we'll have thicker the glass slab, greater shall be the refractive index. This is one part. And greater the mu of the glass slab, greater shall be the refractive index, lateral displacement. ठीक है। अब तो ऐसे दो, अगर वो आपको दो देंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, तो कर पाएंगे क्या हम लोग? फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे। दिस इज फर्स्ट एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड। गॉट इट? तो अब एक तो ये चीज़ आ गई। अब आप इसमें एक डेरिवेशन देखो क्या आती है। डेरिवेशन ये आती है कि मैम अगर हमारे पास हमने ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना ली, ठीक है। अब जब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना ली तो हमें पता चला क्या? हमें पता चला कि इसमें एक लाइट आई ऐसे, वो ऐसे गई। अब इस पॉइंट में नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो लाइट हैज़ टू गो हेयर, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। दिस इज एंगल आर, ये नॉर्मल था, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। लाइट को जाना चाहिए था सीधा, ये अपना क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इस नॉर्मल पे बात करो, N1 N2 और एक नॉर्मल अपना है N3 N4। तो N3 N4 में मैं क्या लिखूँगी? मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलता है। यहाँ एयर है, ये ग्लास है और ये फिर से एयर है, तो मैं बोलूँगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए जी। बोलो हाँ। साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है? ये म्यू है और ये जी है। सो लाइट इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम ए टू, लाइट इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम ए टू जी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इज म्यू जी बाय म्यू ए, दिस इज साइन आई बाय साइन आर। अब ये अंडरस्टैंडिंग? तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, राइट। अच्छा, तो हम इंटरफेस ए बी की बात करें। अगर ए बी इंटरफेस है और लाइट ए से एयर से ग्लास में जा रही है और ये सी डी है, गॉट इट? तो साइन आई बाय साइन आर है, दिस इज ए म्यू जी, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस इज म्यू जी बाय म्यू ए।
अब आप ये देखो कि ये जो अपने पास है इसका मतलब क्या है, जैसे साइन आई बाय साइन आई आ गया। अगले वाले पे हम क्या लिखते हैं कि भाई ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये R2 है, ये एंगल ऑफ एवर्जेंस है। तो अगले इंटरफेस पे दिस इज एट इंटरफेस AB, yes or no? तो व्हेन दिस इज एट इंटरफेस AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट इंटरफेस CD। सो एट इंटरफेस CD में क्या हो जाएगा मुझे बताओ, एट इंटरफेस CD में ये होगा, CD में क्या हो जाएगा बताओ, साइन R1 साइन R2 बाय साइन ई, क्योंकि इस इंटरफेस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो साइन R1 बाय साइन ई दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लाइट एयर, क्योंकि लाइट ग्लास से जा रही है। तो मैं इसको कैसे सकती हूँ, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये कंडीशन 1 आ गई और ये कंडीशन 2 आ गई, है ना। तो अगर ये कंडीशन 1 आ गई और ये कंडीशन 2 आ गई, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ कि मैम इफ़ दिस इज़ माई कंडीशन 1 एंड इफ़ दिस इज़ माई कंडीशन 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मैं उठा के मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई 1 and 2 together, yes or no? So when we are multiplying 1 and 2 together, it would mean what? कि मैम we will have sin I, we will have sin I upon sin R1 into sin R1 by sin R2 by sin E। तो ये आ जाएगा म्यू जी बाय म्यू ए इंटू म्यू ए बाय म्यू जी। तो म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, म्यू से म्यू से कैंसिल, आंसर 1। अच्छा इधर बता, साइन आई अपॉन साइन R1 ये क्या है, ये है साइन R2। दिस इज साइन R2 एंड दिस इज साइन R1। तो R2 और R1 अगर आप देखो ध्यान से, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये और ये पैरेलल है। अगर ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, ये R1 है और ये R2 है, और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सो देयर बाय एग्जैक्टली, तो कहना है इसे R1 इज इक्वल टू R2 बिकॉज देयर आर ऑल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो R1 से R2 कैंसिल हो गया, तो साइन आई बाय साइन R1 की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई साइन आई बाय साइन R1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से साइन आई इज इक्वल टू साइन R1। तो दिस इम्प्लाइज वॉट, दैट आई इज इक्वल टू R। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैम हमारे पास क्या वैल्यू है, आई विल बी इक्वल्स टू R फॉर द पॉइंट, सॉरी आई विल बी इक्वल्स टू, ये ई बच गया ना नीचे। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस रेक्टेंगुलर ग्लास में ये क्या है, नॉर्मल है। ये भी क्या है, नॉर्मल है। लाइट ऐसे आई, जानी चाहिए थी सीधी पर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और बाहर निकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अल्टीमेटली इसके पैरेलल हो गई जो रास्ता था, दिस वाज डेल्टा एक्स। सो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल ऑफ ई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो हमारा ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज इक्वल्स टू माई एंगल ऑफ इमर्जेंस। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बस इतनी सी बात है, दिस इज़ द बेसिक गॉट द पॉइंट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो हम बात करें ना कि दिस इज़ वन पार्ट, सो ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अंडरस्टूड? ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास पर डेरिवेशन है यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बोथ द इंटरफेसेस। और किन किन फैक्टर्स पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है हमारे एक तो थिकनेस पे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, टी, ठीक है,
थिकनेस इंटू म्यू इंटू साइन आई माइनस आर. इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ेगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से ये बढ़ेगा. अच्छा एक बात बता, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ मतलब 0.5. साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ 1.73 2/2. तो मोटा मोटा 0.8 आ जाता है, ये 0.707 आता है. साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1. So when we have sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, when we have these values, right? तो जैसे जैसे साइन का ये वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे आंसर भी तो बढ़ रहा है. और जैसे जैसे आंसर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स में जैसे जैसे आई बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ेगा, तो डेल्टा एक्स भी बढ़ेगा. समझ में आया? तो अगर एक क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास सेम ग्लास स्लैब है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सेम थिकनेस वाली, तो लाइट जब इस पर गिरी, तो एक बोला मैंने एक बार 60 डिग्री पे एंगल लाइट डाल दी, एक बार मैंने 30 डिग्री पे लाइट डाल दी, तो कहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा? बात समझ में? अगर वो बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर और एक की थिकनेस है 4 सेंटीमीटर्स, तो कहाँ पे ये बढ़ेगा? बात समझ में? सो दैट्स हाउ बेसिकली दिस काइंड ऑफ वर्क्स. Are we understanding? So that is the idea that we have. Understood? So that's the idea. Okay? Any doubts? Right? That's it. ठीक है, तो आज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कर लेते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगा. इतना ही करेंगे आज, है ना? कल मेरी छुट्टी है. कल आप मेरे पास आ जाओ 4 बजे, शाम 4 बजे आ जाओ. कल भी टेक लॉन्ग, राइट?